जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं, जो कि वीडियो के लास्ट में बताएंगे, और ये सब यूपीएससी वालों के लिए है। तो आप सबको अगर जानना हो तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि जीके जीएस सामान्य ज्ञान अध्ययन से है। पहला क्वेश्चन है, लंगर की परंपरा किसने आरंभ की है? गुरु नानक देव, या गुरु अंगद, या गुरु रामदास, या गुरु गोविंद सिंह? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जो कि सिख पंथ की स्थापना गुरु नानक ने की थी। और तो सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी हैं। उन्होंने सिखों के प्रचार के लिए संगतों तथा स्थापना की है, संगतों की स्थापना की है। और सिखों के दूसरे गुरु कौन है? वो है गुरु अंगद। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शासन के दौरान एक कोतावला की सही भूमिका क्या थी? युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, या राजकोषीय को बनाए रखना, या राजस्व एकत्रित करना, या कानून और व्यवस्था बनाए रखना? तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही होगा, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, जो कि मुगल शासन के दौरान कोतावला की भूमिका सूबे की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून एवं व्यवस्था की देखभाल करना था। इसे नगर प्रधान भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईने ए अकबरी किसने लिखा है? आईने अकबरी किसने लिखा है? फैजी, बीरबल, अबुल फजल, या मुला दो पियाजा? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, अबुल फजल। आईने ए अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। यह अकबरनामा का ही एक भाग है। और तो अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। ये याद रखना है कि अबुल फजल किसके दरबार में रहते थे? वह अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल, फैजी और मुल्ला दो प्याजा भी अकबर के दरबारी थे। यह दोनों भी अकबर के दरबारी थे, और ये सभी अकबर के रत्नों में से एक थे। यह सभी रत्नों में थे। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अबुल फजल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, औरंगजेब, जो कि मराठा साम्राज्य के स्थापना शिवाजी थे, जिनकी मुगलों में प्रथम मुठभेद 1657 ईस्वी में हुआ था। उस समय दक्षिण का वायसराय औरंगजेब था, और शिवाजी ने दक्षिण पश्चिम भाग पर आक्रमण के साथ पुनार पर हमला करके 3 लाख हुड लूट लिए थे। और तो और यह अभियान मुगलों से संबंधी तक चलता रहा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा। ए ऑप्शन इसका सही है, जो कि हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासन काल में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी, जो कि चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विलियम बिल्टन हर्टन की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिक्षा में बहुत ही अधिक बल दिया गया। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए, प्राथमिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1920, 1857, 1935, 1842? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 1857 में हुआ था, जो कि 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कैनिंग सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बैट्स के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। चूँकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसीलिए हिंदू और मुस्लिम
सैनिक भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई। तो अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलुरु मठ में या कुंभकोण में? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय? इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1897 ईस्वी को। इसका सी ऑप्शन सही है, बेलूर मठ। और तो और इस मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इस मठ की विश्व के कुल 205 शाखाएं हैं और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। यह संगठन वेदांत की हिंदू विचारधारा में यकीन रखता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो कि 1897 ईस्वी में हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लियाकत अली खान या सर सैयद अली खान या मौलाना आज़ाद या बदरुद्दीन तैयबत? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, बदरुद्दीन तैयबत जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. हुम्द द्वारा की गई थी, जिसकी प्रथम अध्यक्ष व्योम्स चंद्र बर्जी है। और सन 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे। तो इसका ऑप्शन डी सही है, बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष में कौन थे? वह थे बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो यह याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डैश की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किंग्सफोर्ड या शोर या क्लार्क या बॉलेट? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, किंग्सफोर्ड, जो कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे थे और इनके भारतीय को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। यह ऑप्शन सही हो जाएगा ए। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? वह कौन व्यक्ति हैं जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट या महात्मा गांधी या बी.आर. अम्बेडकर? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, 3 गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि प्रथम गोलमेज कब हुआ? यह हुआ 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 ईस्वी में हुआ पहला। अगला है 31 में हुआ पहला गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक। और तीसरा गोलमेज कब हुआ? 17 नवंबर 1931 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को हुआ। यह तीनों गोलमेज है जो कि किस किस डेट पे हुआ? यह तीनों गोलमेज सम्मेलन याद रखना है, जो कि क्वेश्चन में अक्सर आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? कौन से नेता हैं जिनको नेताजी कहा जाता था? गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस या मोहम्मद अली जिन्ना या महात्मा गांधी? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता था, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कहा जाता है। और इसका ऑप्शन बी सही है आपका। तो ये कुछ लोगों का उपनाम देख लेते हैं। जैसे नेताजी हैं, नेताजी को क्या कहा जाता है? उन्हें सुभाष चंद्र बोस जी कहा जाता है। और कायद आजम हैं, उनको मोहम्मद अली जिन्ना कहा जाता है। और राष्ट्रीय पिता जो हैं महात्मा गांधी को हम राष्ट्रीय पिता के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉलेज वाला भी है, हमें नॉलेज भी होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? जुलाई 1943, सितंबर 1943, अक्टूबर 1943 या दिसंबर 1943। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन अक्टूबर 1943 ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना अक्टूबर 1943 में की थी। और सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे और 5 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और स्वयं परम शर्तदाता बन गए। तभी से सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहलाने लगे और 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति ही हैसियत से सिंगापुर में स्वयं भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यहीं से दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसी नारा दिए हैं सुभाष चंद्र बोस जी। हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये सब भी हमने जान लिया। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखना है, हमें इस सब को रट के रखना है, जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर में ट्रिकी आते हैं। कभी क्वेश्चन इधर उधर से भी पूछ लिया था, ट्रिकी वे में होता है, तो हम थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। तो हम इसे बहुत ही बारीकी से समझेंगे, जिससे कि हमें कोई भी क्वेश्चन फंसे ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, मौलिक अधिकार, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत ही आता है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार को परिवर्तित करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। मौलिक अधिकार का उल्लेखन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है और ये रिट 5 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में द्वारा शामिल किया गया था। कौन से अनुच्छेद से, कौन से संशोधन से? 42वां संशोधन अधिनियम या 41वां संशोधन अधिनियम या 44वां संशोधन अधिनियम या 45वां संशोधन अधिनियम? यह ए है, इसका ए ऑप्शन सही है, जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क से संबंधित अनुच्छेद 51A का 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था और मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, किंतु 86वां संविधान संशोधन 2002 में द्वारा बढ़कर 11 हो गई हैं। इसके तहत प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निश्चित रूप से शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य है। और इसका नोट, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ दिया गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5 वर्ष होता है। और भारत के किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रहता है और राज्यपाल राज्य के केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है, जो कि राष्ट्रपति के प्रशदात्य पद धारण करता है और अर्थात उसे किसी भी आधार पर पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि से समाप्त के बाद तब तक अपने बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 वर्ष तक रहता है राज्यपाल के पद पे और इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है?
गांव के सभी सदस्य या गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए और पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य या पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गांव के सभी सदस्य। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि गांव के सभी सदस्य 18 वर्ष वाले होते हैं और ग्राम सभा को भारत के संविधान में अनुच्छेद 243वीं के तहत शामिल किया गया है और ग्राम सभा के सदस्य वे होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और ग्राम सतह पर पंचायत के लिए मतदाता सूची के पंजीकृत होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जो कि गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, राइट्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तेलंगाना सरकार, कर्नाटक सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार या गुजरात सरकार? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार का यह राज्य सरकार का राष्ट्र सचिव भवन है, जो कि सी ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल सरकार। राइट्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के सचिवालय की इमारत है, जो कि इस इमारत के वास्तुकला थॉमस ल्यू हैं, जिन्होंने इसका डिजाइन 1777 ईस्वी में तैयार किया था। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 मिनट 8 सेकेंड, 6 मिनट 10 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड या 9 मिनट 16 सेकेंड? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सूर्य की प्रकाश कितने टाइम में आती है पृथ्वी पर? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड, जो कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में केवल 8 मिनट 6.6 सेकेंड लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 999.792 किमी से 14 करोड़ 96 लाख किमी की दूरी तय करके पृथ्वी तक आता है सूर्य का प्रकाश। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 8 मिनट 20 सेकेंड। हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि 8 मिनट 20 सेकेंड, लेकिन बारीकी से पूछे, डीपली पूछे तो इसका होगा 8 मिनट, जो कि 16.6 सेकेंड है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या अफ्रीका? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और इसी प्रकार जनसंख्या की दृष्टि में भी एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा जनसंख्या वाला है। और करेंट का क्वेश्चन है, जो कि वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप सब जाके देख सकते हो। हमारा भारत विश्व में 1 नंबर पे है जनसंख्या के मामले में, जो कि चाइना को पीछे छोड़ के हमने 1 नंबर पे आ चुके हैं, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि करंट के क्वेश्चन है और पेपर में मोस्टली पूछेंगे। और एमटीएस का पेपर है, अभी हाल फिलहाल यूपी पुलिस का भी पेपर आने वाला है, तो आप सब लोग इसे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से का जल सर्वाधिक खारा है? अरल सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर या मृत सागर? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि मृत सागर का पानी बहुत ही खारा है और लवणता को प्रति 1000 ग्राम की व्यक्त करता है। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, मृत सागर। और सबसे पहले आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दें कि जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला है कि आप सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात बताने वाले हैं, तो वह इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम बहुत ही जल्द लाने वाले हैं 2023, जो कि 14 तारीख को संडे को जो पेपर हुआ है यूपी पीसीएस का, उसका बहुत ही जल्दी रिव्यू लाने वाले हैं क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पूरा सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, जो कि जीएस का फर्स्ट पेपर है और सेकेंड पेपर। तो हम दोनों पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, तो हमें बहुत ही जल्द वो वीडियो अपलोड करने वाले हैं, वो आप सब के बीच में आने वाला है। तो आप सब लोग देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच।